नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं मनीषा जैन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हम दोनों ही की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक तरह से देखा जाए तो इस गीत के सार में बीते दौर की एक सच्चाई है। समानता प्राप्त करने की दिशा में 20वीं सदी के संघर्ष का एक भाव है। साथ ही आपसी समर्थन, प्रोत्साहन और उम्मीद जगाने का जज्बा है। मानो इस बात पर बल दिया जा रहा हो कि आधा आकाश हमारा भी तो है। और यह संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। समय के साथ साथ आज 2023 में हम देख सकते हैं कि हमारे देश की महिलाओं की उपलब्धियों में कोई भी क्षेत्र अनछुआ नहीं रहा। यहां तक कि इन्होंने विदेशों में भी अपनी कामयाबी का परचम फहराया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं कठिन कहे जाने वाले सेक्टर्स से भी। जापान में आयोजित एरियल वॉर गेम्स में भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी का प्रदर्शन, अमेरिकी नौसेना में रेवा जोगदंड का फ्लाइट कमांडर बनने की दिशा में चयन, ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हरप्रीत चंदी का एकल एंटार्कटिक अभियान, और इधर गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय नौसेना की झांकी का नेतृत्व करती लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत नारी शक्ति की अद्भुत मिसालें हैं। और एक खुश करने वाली खबर और भी है कि लॉस एंजलिस में 95th एकेडमी अवार्ड्स की एक प्रेजेंटर होने जा रही हैं हमारी लोकप्रिय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। इस वर्ष के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों की सूची में अनुष्का जॉली, एम गौरवी रेड्डी और श्रेया भट्टाचार्य जी बालिका शक्ति की गाथा के अनुपम उदाहरण हैं। आमतौर पर पुरुष प्रधान माने जाने वाले सेक्टर्स में भी बदलाव आने लगा है। कॉरपोरेट बोर्ड रूम की पेचीदगी को सरल करती मानसी टाटा हो या बिजली के खंभे के ऊपरी छोर पर जाती बब्बूरे शिरीष, दोनों ही जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटती। तुर्की में आए भूकंप के बाद भारतीय एनडीआरएफ टीम के सदस्यों का साहसी सेवा भाव तो पूरे विश्व ने सराहा है। ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके नाम कभी कभी हम नहीं जान पाते। देश के कई राज्यों में फार्मर्स कलेक्टिव के सदस्य खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, अनाम श्रेणी में सबसे अव्वल, पारिवारिक खुशहाली का मूल बिंदु, देश की सभी हाउसवाइफ्स, घर सुचारू चलाती महिलाएं, उनके जज्बे को नमन। आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड है अपनी पुरानी थ्रोबैक पिक्स पोस्ट करने का। रेडियो के लिहाज से हमें एक थ्रोबैक ध्वनि मिली महिला सशक्तिकरण के ही बिंदु पर। संदर्भ है महाराष्ट्र। डॉक्टर जाधव, जब हम वैज्ञानिक सोच की बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से लगता है कि स्त्री सशक्तिकरण की बात करना भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत ही आता है। महाराष्ट्र की भूमि ने इस मामले में उस समय शायद पहल कर दी थी जब अन्य भागों ने सोचा भी नहीं होगा इस बारे में। आपके हिसाब से इस क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वालों में अग्रणी कुछ नाम हम किसे कह सकते हैं? बहुत लोगों ने इस पर काम किया है, लेकिन इसके सबसे बड़े अग्रणी जो कहा जाएगा वो है महात्मा फुले और उनकी पत्नी सावित्री माता फुले। उन्होंने स्त्री के सशक्तिकरण के लिए जो किया उसकी कोई मिसाल ही नहीं। ये पहला उदाहरण, सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण वो है। मैं जब प्लानिंग कमीशन का नियोजन आयोग का सदस्य था तो मेरे रूम में मैंने महात्मा फुले जी का एक छोटा बस्ट कॉर्नर में रखा हुआ था, लगाया हुआ था। और मेरे रूम में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक स्त्री से मैं पूछता था, क्या आप इन्हें जानती है? आपको ताज्जुब होगा, 99% women did not know who that gentleman was। और मैं उनसे कहता था कि आप आज जो भी है वो इस व्यक्ति की वजह से है, क्योंकि इन्होंने पहली बार स्त्री शिक्षा का द्वार महिलाओं के लिए खुला किया, बड़ा त्याग करके। जब सावित्रीबाई पढ़ाने के लिए जाती थी अपने स्कूल में तो उसके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, गंदगी फैलाई जाती थी,
उनके ऊपर डाली जाती थी, फिर भी वो डटी नहीं और वो जाके पढ़ाती थी लड़कियों को। और स्त्री शिक्षा का पहली जो शुरुआत हो गई वो पुणे में हो गई, और वो महात्मा फुले की वजह से। उसके एक्चुअली उसके 2 बरस पहले कलकत्ता में शुरू हुआ था, लेकिन वो तुरंत बंद हो गया। लेकिन पुणे में जो हुआ वो चिरंतन रहा, और बहुत सबसे बड़ा काम अगर इसमें किसने किया है वो महात्मा फुले जी ने किया। साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, आपने पूछा कई लोगों के बारे में, तो 2 नाम और आते हैं। दूसरा नाम जो आता है वो धोंडो केशव कर्वे। कर्वे जी ने भी स्त्रियों महिला के सशक्तिकरण के लिए अच्छा काम किया है, इसमें कोई 2 राय नहीं। तीसरा नाम आपको शायद ताज्जुब होगा कि तीसरा नाम आता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, और ये बहुत कम लोगों को पता है। महिलाओं के संगठनों को भी इस बात का जितना अंदाजा होना चाहिए उतना अंदाजा नहीं है। जाने माने संविधानविद, अर्थशास्त्री और लेखक डॉक्टर नरेंद्र जाधव को अभी आपने सुना। महिला सशक्तिकरण की चमकती किरणों में होली के रंग घुल मिल जाएं, हर व्यक्ति खुशी में शराबोर हो, यही पत्रिका की शुभकामनाएं। आज पूरा आकाश हो सबका समान रूप से। सुनते रहिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती। होली के उपलक्ष्य में आज पहला पड़ाव है उत्साह और उमंग से भरा हुआ ब्रज क्षेत्र। रंग कुछ गुलाबी सा जो है। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि स्वस्तिर्भवतु। भारतीय संस्कृति और दर्शन सदैव यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता सिद्धांत के अनुगामी रहे हैं। भारत में सर्वदा नारी को उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया है। उसे लक्ष्मी, देवी, साम्राज्ञी, महिषी आदि सम्मान सूचक नामों से अभिहित किया जाता रहा है। नारी अपनी सृजनशीलता से और कलात्मक प्रवृत्तियों से सृष्टि को पूर्णता प्रदान करती आ रही है। प्राचीन काल से ही भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति में नारी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वेदों में वर्णित समाज में स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का विभेद का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। अनेक वैदिक श्रुतियों से वेदों में भावनात्मक दृष्टि से भी नारी का समान रूप से आदर का भाव दृष्टिगोचर होता है। वैदिक मनीषियों ने नारी शिक्षा के समान रूप से महत्व के साथ साथ नारी के लिए सभी क्षेत्रों में समानता के अधिकार पर बल दिया है। वेदों में नारी की स्थिति पर विचार रखते हुए मनीषा जी, हमारे वेद आदर्श स्त्री को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि वो अदिति है क्योंकि वो निर्भर नहीं, बृहति क्योंकि उसका हृदय विशाल होता है, चंद्र क्योंकि वह प्रसन्न रहती है, देवकाम क्योंकि वह पुण्यवान होती है, क्षमा क्योंकि वह सहनशील होती है, सरस्वती क्योंकि वो विद्वान है, सुमंगली क्योंकि वह मंगलकारी है, विश्रुत क्योंकि वह यशस्वी है, तथा योग क्योंकि उसका पुरुष के साथ पारस्परिक संबंध होता है, इसलिए उसे अर्धांगिनी कहा जाता है। वैदिक शास्त्रों में स्त्री में पाए जाने वाले अन्य अनेक गुणों का वर्णन है। वेद नारी को अत्यंत महत्वपूर्ण गरिमा में उच्च स्थान प्रदान करते हैं। वेदों में स्त्री यज्ञीय है, यानी यज्ञ समान पूजनीय। वेदों में नारी को ज्ञान देने वाली, विशेष तेजमय, विदुषी आदि आदर सूचक विशेषणों से अलंकृत किया गया है। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वषट्कारः स्वरात्मिका। विद्वानों का मानना है कि पूर्व वैदिक काल में समाज मात्र सत्तात्मक था, जिसमें स्त्री का स्थान श्रेष्ठ और उच्च रहा है। वैदिक काल में घोषा, लोपा, सुलभा, मैत्रेयी और गार्गी जैसी विदुषियों ने बौद्धिक और आध्यात्मिक पराकाष्ठा के नए आयाम स्थापित किए। जीवन मूल्यों की स्थापना, परंपराओं के निर्वहन, संस्कार, शिक्षा की प्रेरणा नारी ही रही है, जिसने परिवार, समाज और राष्ट्र के गौरव की स्थापना में प्राण प्राण से अपना अमूल्य योगदान दिया है। नारी प्रकृति स्वरूपा है तो
पुरुष उसकी दिव्य चेतना, प्रकृति और उसकी दिव्यता के प्रतीक श्री राधाजू और प्रभु श्री कृष्ण की अनूठी युगल जोड़ी आज ब्रजांचल की प्रेरणा और दिव्यता है। ब्रज की अभिनव संस्कृति ने इसे वंदनीय बनाया है। ब्रज के त्योहार, लोकोत्सव और महोत्सव इसका ज्वलंत उदाहरण हैं। ब्रज भगवान कृष्ण के राग रंग और रास की भूमि है। श्री कृष्ण के आकर्षण में गोपिकाएं दौड़ी चली आती हैं तो रसधार बहती है। श्री राधाजू अति विशिष्ट है, उनका प्रेम विशिष्ट है, उनका विस्तार अपार है। इसलिए बरसाने वाली श्री राधाजू उनकी आद्या शक्ति है। इसीलिए जब जब विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण कर ब्रज संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया तो ब्रजांगनाओं ने स्वयं को सबल बनाया। अपने रूप सौंदर्य को पर्दे में छुपाकर आक्रांताओं का सामना करने हेतु लाठियां उठा ली। ब्रज बालाओं को आत्मरक्षा हेतु लगभग 550 वर्षों पूर्व ब्रजाचार्य नारायण भट्ट ने लाठी उठाने को कहा था। यही प्रेरणा बनी ब्रज की लठामार होली की, जो वस्तुतः फूल छड़ी से लाठी तक की यात्रा का प्रतीक है। इस आयोजन का क्या महत्व है बताते हुए श्री संजय गोस्वामी, यहाँ राक्षसों का आतंक था तो देखा कि हमारी नारियां, जो हमारी गोपियां हैं, राधा जी की और राधा जी की सखियां हैं, उनकी किस तरह हम रक्षा कर सकते हैं। इसलिए इसको देखते हुए नारी सशक्तिकरण के रूप में राक्षसों को वध करने के लिए में लठामार होली का ये शुभारंभ किया गया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की जा सके और ब्रज में राक्षसों के आतंक का समाप्त किया जा सके। बसंत पंचमी से ही ब्रज मंडल में फाग का उल्लास दिखाई देने लगता है। विशेष रूप से बरसाना, नंदगांव में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 9वीं और 10वीं को लठामार होली का आयोजन होता है। फाल्गुन अष्टमी को बरसाने से सखियां फाग खेलने का न्योता लेकर नंदगांव जाती हैं। इसके बाद ही नंदगांव के हुरियार ढाल लेकर होली खेलने बरसाने पहुंचते हैं। इसी विषय पर प्रकाश डाला मदन मोहन रसिया ने। राधिका जी ने अपनी माता से कह करके 2 सखी बुलाई और नंदगाम नौतो भेजो हो। तो नंदगाम बारे सभी बड़े प्रसन्न रहे कि कल होली को बुलायो हो, शाम को जाके उन्हें अपने प्राणों भेजो है। बरसाने वाले कहे भी लगे हैं कि नंदगाम को प्राणों ब्रज बरसाने आए और भर होली के बीच सजन समझाने आए। तब से जाकर के वो अष्टमी के दिन लड्डू होली नाम से प्रसिद्ध भई है। 16 श्रृंगार से सुसज्जित लहंगा चुनरी पहने चमचमाती लाठियां लिए गोपिकाएं हुरियारिन कहलाती हैं। धोती, बगलबंदी और पाग बांधे झूमते हुरियारे इन लाठियों के प्रहारों का बचाव चमड़े से बनी ढाल से करते हैं। हुरियारिनों द्वारा क्या तैयारी की जाती है बता रही है ब्रजांगना प्रीति और उनकी सखियां। तैयारियां करते हैं, लहंगे बनाते हैं, फरिया बनाते हैं, खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, लड्डू खाते हैं, लठ मारने के लिए ताकत आए। हमने अलग से अपनी पोशाक सिलवाई है और अपनी लाठियां हैं जो पहले होली खेलती थी उन पर तेल लगाया है। उनको बड़े अच्छे से उनको तैयार किया है। वहाँ पे आके नंदगाम के सभी ग्वाल आ जाते हैं। हमारी किशोरी जी है जो यहाँ की बेटी है, हम उनको नंद मानते हैं तो हम उनकी भाभी लगे तो हमसे मजाक करते, गाते गाना, हम उनके लिए गाना गाते हैं, नाचते कूदते भी हैं उनके साथ में। फिर वो आते हैं तो बड़े प्रेम के भाव से वो नीचे बैठ जाते हैं, हम उन पर लठ चलाते हैं। एक एक ढाल पर कम से कम 8-8, 10-10 लाठियां पड़ती हैं। कहा भी गया है, अनुपम होली होत है लट्ठन की सरनाम, अबला सबला सी लगे बरसाने की बाम, लठ धरे कंधा फिरे जबही भगावत ग्वाल, जिमि महिषासुर मर्दनी चलती रण में चाल। बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठामार होली न केवल प्रेम और अनुराग है बल्कि महिला सशक्तिकरण की इसमें छाप भी है, जिसमें नारियां खुद की रक्षा करने में स्वयं को समर्थ प्रकट करती हैं। ये आयोजन ब्रज संस्कृति और परंपराओं को आज भी संरक्षित किए हुए हैं। अब सुने कुछ
देशी विदेशी पर्यटकों के विचार। बहुत ही अच्छा डिवाइन एक्सपीरियंस, ठाकुर जी के साथ रंगों के माध्यम से जुड़ने का एक बहुत ही अच्छा फर्स्ट टाइम इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है। लोक सांस्कृतिक कला परंपरा ट्रेडिशंस 30 साल से अभी नहीं देखा, आज देखा हमने। Very impressed by the devotion and the happiness people have here, and it's very peaceful although so many people, and we're really happy to be part of this. Yeah, perfect. Every color here. It's beautiful. Yeah, the life is colorful. निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि स्त्री के विषय में कहना जितना अंतहीन हो सकता है उतना ही संक्षिप्त भी। अंतहीन इसलिए क्योंकि सृष्टि और उत्पत्ति दोनों ही शब्द स्त्रीवाचक शब्द हैं, दोनों ही अनंत अपार हैं, और संक्षिप्त इसलिए क्योंकि सारा विस्तार कुछ मूलभूत गुणों में ही समाहित है। ये मूलभूत गुण हैं जननी, ममत्व, त्याग, सहनशीलता और सुरक्षा, जिनके संरक्षण हेतु स्त्री सबला कही जाती है। नारी के सशक्तिकरण के इसी स्वरूप को बरसाना की लठामार होली में परिलक्षित किया जा सकता है। प्रेम पगी लाठी ब्रज नार की थाती। आलेख राजेश कुमार शर्मा। वाचन स्वर अंजू सूद और देवराज कृष्ण दीक्षित। प्रस्तुति विजय सिंह नौलखा, आकाशवाणी मथुरा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। रमे रमे रामे 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 रमे रामे लाला, रामे के भजन पैया लागत हूँ ना। माता ये कुंती मोरा बेटा ला समझावत हवे, सुनी ले बेटा कहना मानो ना। मोर सुन ले बेटा काला मैं तोला ये बताऊँ ना। मोर सुन ले लाला नैनों के तारा मोर दूलारा ना। कला और संस्कृति के क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियां, उनके उच्चांक राष्ट्र के लिए हर्ष और गर्व की बात है। पद्म पुरस्कारों के इस वर्ष की सूची में सुप्रसिद्ध पंडवानी कलाकार उषा बारले का भी नाम है। आप आकाशवाणी से भी जुड़ी हैं। संघर्षों से भरी हुई कला यात्रा का एक लघु ध्वनि सारांश। मैं यहाँ छोटे रहे हुआ, मोर उम्र वो समय 7 साल के रही से जी, तो रेडियो में गाना सुनाऊँ, यही आकाशवाणी के गाना ला सुनाऊँ, तब मोर मन में अनुभव ये लगे कि रेडियो के भीतर में मन के मन भीतरी में घुस के गाना गावा थे का जी। ऐसे टाइप के नाम में रेडियो के चारों तरफ लोग घुमा के देखते हैं कि आदमी में तो कोनो में जगह नहीं है, लेकिन आदमी मोल भीतरी में को ठियावत कैसे काबर मोला ज्ञान तो नहीं रही से कि यह वायर के हिसाब से माइक के हिसाब से गावा थे, हम लोग सुनावा थे कि हम लोग बार बार रेडियो धर के ना जब तक गाना चलते ना तब तक वो रेडियो पकड़े चले थे। फिर ओकर बाद में रेडियो से सुन के फिर रेडियो गा के बंद कर देती अपन समय के हिसाब। ओकर बाद फिर वही गाना में बार बार अच्छा, हाँ, दिमाग में हमेशा दोहरात रहे गात रहे हो। वहाँ से फिर ऐसे धीरे धीरे हम ना पंथी चालू करें जी। हमार फूफा जी रही से चिकारा बजात रही, मोर पिताजी ने उमर नाचत रही से, बोला कहा पहली उमला नजरिया कहा है। और फिर मोर बड़े माँ रही से वह कला के बहुत प्रेमी रही से जी। तो कहते लड़का में हुनर दिखा थे तो ये कुछ आगे करना चाहिए इसे के। तो फिर गाते गाते फिर वही टिपा के और वो बेशरम लकड़ी डंडा के बोला बाजा बनाते, फिर वैसे करके फिर ना 8-10 लड़का फिर नाचना गाना चालू करते। फूफा जी तो बहुत महान आदमी रही से, चिकारा बजात रही से, चिकारा में ही हमला सिखावत रही से जी। तो पूरा बच्चा मला सकेल के बटोर के फिर हमला पंथी नाचे बर सिखाइस। पंथी गायन बहुत दिन ला 25 लड़की 25 लड़का। अच्छा, तो 25 लड़की में गाना में गात रहे हैं और 25 लड़का में गाना मोर यहाँ बारले जी गाते मोर पति देवता। अच्छा जी। तो 50 लड़का के टीम लेके हम बहुत पंथी नाचे, हर जगह पहला इनाम पाए जी। ओकर बाद में अब पंथी समाप्त हो गए, लड़का मन छरी आगे बड़े हो गए, सास ससुराल चल दिस, अपन घर गृहस्थी जीवन बिताए लगिस। अब हम अकेला हो गए तो कैसे करन जी। तो हमार फूफा जी की बेटी अब तोर गाय बजाए के शौक है, माँ सरस्वती है जब तोर में विराजमान है तो तोला रोकना भी ठीक नहीं है। फिर मोर बर तमूरा बनाइस, अबे तमूरा धर और तमूरा धर के पंडवानी गा। पंडवानी अकेला गाय के वो 5 जन रहते तेमन तो सहयोगी कलाकार है, 5 जन 7 जन में तो काम निकल जाये। फिर पंडवानी सीखे तो मोला सबसे पहली प्रसंग सिखाई कुंती माता और गंधारी माता के पूजा शिव मंदिर। अच्छा,
वही कहानी ला पहली सिखाई, फिर बोला अतना गायन कि एकदम पूरा रट डरेन। छठी में अब काकरो घर नवा घर होती था, काकरो घर पूजा करा देता, अब कहीं भी गांव के मन्ना तो छोटे छोटे कार्य में फिर हम बलाक लगे तो पंडवानी गाँव। मोर शादी तो बचपन के हो गई रही से, मैं 2 साल के रहे हूँ और मोर पति जी है 7 साल के रही से। तो हमार सियान मन कहा है पर्रा भावर जी। तो मोर पिताजी है बहुत पहली मोर शादी कर दे रही से खुशी के लहर में कि मोर बेटी के काबर की पिताजी के मोर उम्र बहुत हो चुके रही से और कोई संतान नहीं रही से। तो बहुत उम्र के बाद में फिर वो मोला पाइस जी। तो पिताजी सोचिस कि मैं एक शादी बर ब्याह की उम्र तक मैं जी पाऊं कि नहीं जी पाऊं जी। ऐसे सोच के मोर पिताजी ना 2 साल के रहे तभी मोर शादी कर दी। तो शादी होने के बाद फिर मोर पति देव भी मोर साथ में कला जत्था में जुड़ गए जी। मन बचपन से दोनों एक साथ एक ही मंच में गाना गावा था जी। और आज तक वो जारी है और अभी भी मोर पति जी मोर साथ में आए। और सबसे बड़े धन्यवाद और खुशी के बधाई तो मैं अपन पति जी ले देता हूँ। 14-15 साल के बाद जब ससुराल आए ना तब जाके दीदी तीजन भाई हमारे भिलाई में बीएसपी में सर्विस मिली। अच्छा। दीदी तीजन भाई ला तो वो भी मोर घर के सामने आ गए तो हम एक जगह रात रहे। तो दीदी तो ड्यूटी जाए तो टाइम नहीं मिले, अब हमारा टाइम मिले तो हम जाके हमेशा बैठे रहन जी। जैसे भी समय मिले वैसे। ओकर बाद में दीदी ला फिर सेक्टर 1 में क्वार्टर मिली जी। तो फिर जाके फिर हम दीदी बोलन कि दीदी ते स्कूल लगा हम सेक्टर 1 में हम सीखे बराबर तोर जगह जी। जब तीजन भाई दीदी से फिर मुला शिक्षा लेके मौका मिली। तेल सिराही दिया भूताही, तेल सिराही दिया भूताही, जल जाही वही बाती गा चोला माटी है ना, ये काया माटी है ना, तोरी 2 दिन के जिन गानी गा चोला माटी है ना, तोरी 2 दिन के जिन गानी गा काया माटी है ना। तेल सिराही दिया भूताही, तेल सिराही दिया भूताही, जल जाही वही बाती गा चोला माटी है ना, तोरी 2 दिन के जिन गानी गा चोला माटी है ना। पंडवानी कलाकार पद्मश्री से सम्मानित उषा बारले को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य समीर शुक्ल और विकल्प शुक्ल, आकाशवाणी रायपुर। कितने गौरव की बात है कि हमारे संविधान की महारचना में देश की महिलाओं का भी योगदान रहा है। पुस्तक फाउंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक के लेखक सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल स्टडीज के डीन डॉक्टर अच्युत चेतन कहते हैं, पुरुष कुछ उपलब्धि करते हैं तो उसे हम सालों तक, दशकों तक, सेंचुरीज तक याद रखते हैं, लेकिन महिलाएं अगर कोई उपलब्धि करती हैं तो वह हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत ही अपने आप में क्रांतिकारी कदम है कि हम उन भूली हुई महिलाओं को याद करेंगे। जब हम भूली हुई महिलाओं को याद करने की कोशिश करते हैं तो हम दोनों काम करते हैं। एक तो उनको हम याद करते हैं, दूसरा हम उस संरचना पर प्रहार करते हैं जिसने हमें उन्हें भुलाने के लिए विवश कर दिया था। तो ये जो महिलाएं हैं जिनकी मैं चर्चा करना चाह रहा था, यह संख्या में बहुत कम है, 11 महिलाएं हैं। और इन 11 महिलाओं के बारे में हम बहुत कम चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम संविधान की प्रतिष्ठा की चर्चा करते हैं, संविधान के लेखन की चर्चा करते हैं, तो हम बिल्कुल फाउंडिंग फादर्स के प्रभाव में आ जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि एक संविधान का निर्माण सिर्फ पुरुषों ने नहीं किया था। डॉक्टर चेतन, आज़ादी की लड़ाई तो बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी थी और महिलाओं ने भी बड़ी तादाद में उसमें उन्होंने शिरकत किया। लक्ष्मीबाई को ही देख लीजिए, या यहाँ पे हमारी मातंगिनी हाजरा है, कनकलता बरुआ है असम से। लेकिन अलग से हमें इन 11 महिलाओं को क्या हम कह सकते हैं कि ये हमेशा पुरुषों की परछाई बनकर रही हैं? बिल्कुल नहीं। ये जो 11 महिलाएं थीं ये बिल्कुल अपने आप में बहुत बड़ी लीडर्स थीं। इनके पास एक बहुत बड़ा विज़न था, काफ़ी परिपक्व एक धारणा थी कि समाज को कैसा होना चाहिए। कई मायनों में ये बिल्कुल स्वतंत्र थीं। हालांकि यह साथ मिलकर काम करने की
वकालत करती थीं और साथ मिलकर काम भी करती थीं, लेकिन पुरुष तंत्र या पितृसत्ता के खिलाफ इनके पास काफ़ी तर्क संगत एक रणनीति तैयार थी और यह परछाई में किसी भी तरह नहीं थी। अगर आप इनका इतिहास या इनकी जीवनियाँ पढ़ेंगे तो हर कदम पर ऐसे उदाहरण भरे पड़े हुए हैं, चाहे वह हंसा मेहता का उदाहरण हो, रेणुका राय का उदाहरण हो, अमृत कौर का उदाहरण हो, दाक्षायणी वेलायुधन का उदाहरण हो, सुचेता कृपलानी का हो, पूर्णिमा बैनर्जी, जितनी भी महिलाएं संविधान सभा में थीं, मैंने जिनका नाम लिया ये सभी संविधान सभा में थीं, सब ने हर कदम पर पितृसत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मैं समझता हूं कि इन सारी महिलाओं का संविधान सभा में होना, उसका एक बहुत बड़ा फायदा यह हुआ कि जो जीवन की व्यावहारिक बातें हैं, जो सिर्फ सूक्ष्म कानूनी बातें नहीं हैं, कि महिला की सुरक्षा की बात हो गई, महिलाएं बच्चों को कैसे ये करेंगी, घर पे कई तरह की समस्याएं होती हैं, शिक्षा से रिलेटेड, तो इन व्यावहारिक बातों में जहां कानून का इस्तेमाल करना बहुत कठिन हो जाता है, वहाँ पर कानून कैसे उनके प्रति अपने आप को सेंसिटिव बना सके या किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करे। डॉक्टर अच्युत चेतन को अभी आपने सुना। स्वरांश सौजन्य आकाशवाणी कोलकाता में कार्यरत पत्रिका सखी शमयिता दास। पिछले दिनों कला जगत को गहरा अपूरणीय आघात पहुंचा। सुविख्यात मोहिनी अट्टम नृत्यांगना, पद्म भूषण से अलंकृत डॉक्टर कनक रेले ने इस भूमि पर अंतिम सांस ली। आपको एक उत्कृष्ट कोरियोग्राफर और शिक्षाविद के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर कनक रेले की लंबी प्रतिभा यात्रा, उनकी लिखी किताबें देश की बालिकाओं और भावी पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत ही साबित होंगी। आपको पत्रिका का विनम्र नमन। फाग चैत्र की संगम स्थली यानी मार्च माह इस बार कई महत्वपूर्ण दिवसों को आत्मसात किए हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, गुड़ी पाड़वा, फिर नवरात्रि, रामनवमी और रमजान मासारंभ तो एक श्रृंखला के उदाहरण मात्र हैं। उधर विश्व रंगमंच दिवस हमें राष्ट्र की प्राचीनतम कला परंपराओं में से एक प्रमुख धारा का बोध कराता है। आजादी के अमृतकाल में शहीदी दिवस स्वाधीनता संग्राम के एक महत्वपूर्ण अध्याय का बोध कराता है। अमर बलिदानी शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भावी पीढ़ियों के लिए भी हमेशा पूजनीय प्रेरणा पुंज ही रहेंगे। समय का ये पड़ाव कला संस्कृति जगत की कुछ मूर्धन्य हस्तियों की जीवन चक्र तिथियों के साथ अहम रूप से जुड़ा हुआ है। उस्ताद विलायत खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और चित्रकार गणेश पाइन के असीम योगदान को संस्कृति भारती का नमन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सावित्रीबाई फुले और सरोजिनी नायडू के अतुलनीय योगदान को याद करते हुए संपन्न होती है राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती। मनोज माइंडकर और मनीषा जैन को अनुमति दें। नमस्कार।